हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज हम देखने वाले हैं हमारी क्लास 11 जो है उनकी बुक जो हॉर्नबिल है उसकी फर्स्ट पोयम है और फोटोग्राफ। उसके रिगार्डिंग हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल होंगे। चाहे आप इन्हें मिड टर्म में भी रिवाइज करके जाएं या फिर आप अपने फाइनल टर्म में रिवाइज करके जाएं, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो आपको बाकी जो चैप्टर मतलब इस पोयम से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो आपके लिए आंसर राइटिंग काफी इजी हो जाएगी। आप इजीली अपने आंसर राइटिंग कर पाएंगे। तो हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले, द पोएट टॉक्स अबाउट अ पर्टिकुलर कार्डबोर्ड, हाउ इज इट स्पेशल टू हर। सो इस जो पोएम है उसमें पोएट ने एक पर्टिकुलर कार्डबोर्ड के बारे में बात की है, तो वो उनके लिए किस प्रकार से स्पेशल है हमारे को ये बताना है। The poet talks about a particular cardboard to which is pasted her mother's photograph. So इस पोएम में जो पोएट है उन्होंने एक पर्टिकुलर कार्डबोर्ड की बात करी है जिसके ऊपर उनकी मदर की फोटोग्राफ पेस्टेड है, टेकन एट द सी बीच। जो उनकी मदर की जो फोटो थी वो सी बीच पे ली गई थी। द मदर सीम्स टू हैव बीन एंजॉयिंग हर सी हॉलीडे। जो मदर है वो अपनी सी हॉलीडे एंजॉय करती हुई उस पिक्चर में या उस फोटोग्राफ में दिख रही है। The photograph is special as she has lost her mother some time back and looking at the photo makes her happy as well as sad. So जो फोटोग्राफ है वो पोएट के लिए काफी स्पेशल है बिकॉज जो उनकी मदर है उनकी डेथ हो चुकी है। She has lost her mother some times back and looking at the photograph makes her happy as well as sad. So जो उनकी मदर की डेथ हो चुकी है, पोएट जो है हमारी शेरली टोल्सन की, उनकी मदर की डेथ हो चुकी है, बट उस फोटो को देखकर उनको अपनी मदर की याद आती है। उस फोटो को देखकर वो खुश भी होती हैं और साथ ही साथ दुखी भी होती है। सो दिस इज हाउ जो पिक्चर में कार्डबोर्ड है वो पोएट के लिए स्पेशल है बिकॉज उस कार्डबोर्ड के ऊपर उनकी मदर की फोटोग्राफ पेस्टेड है जो सी बीच पर ली गई थी और उस फोटो में उनकी मदर काफी हैप्पी दिख रही हैं और उस फोटो को देखकर जो हमारी पोएट है वो हैप्पी भी होती हैं और एज वेल एज सैड भी होती हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। What can you say about the childhood of the poet's mother? जो पोएट्स की मदर का बचपन था, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे ये बताना। The childhood of the poet's mother must have been filled with fun and happiness. So जो पोएट की मदर का चाइल्डहुड था वो खुशियों से और मस्ती से भरा हुआ था। दिस इज क्लियर फ्रॉम द स्नैपशॉट ऑफ द सी हॉलीडे। ये इस बात से क्लियर होता है जो स्नैपशॉट यानी कि जो फोटो उनकी सी पे ली गई थी, सी हॉलीडे के दौरान सी पे जो उनकी फोटो ली गई थी उस स्नैपशॉट यानी उस फोटो में क्लियरली दिख रहा है। दे आर एंजॉइंग देयर हॉलीडे, वे अपनी छुट्टियां अच्छे से मना रहे हैं। द मदर ऑफ द पोएट लाफ्स व्हेन लुकिंग एट द स्नैपशॉट इवन आफ्टर मेनी इयर्स हैव पास्ड। जो पोएट की मदर थी जब वो जिंदा थी तो वो उस फोटो को जो उनकी स्नैपशॉट थी और जो फोटो थी उसको देखकर वो काफी साल बाद भी देखती थी और वो हंसती थी। सिंस द सी हॉलीडे, जो सी हॉलीडे पे ली थी। ऑल दिस शोज दैट इट वाज अ वेरी प्लीजेंट चाइल्डहुड। ये सब फोटोज या ये सब बातें जो पोएट की मदर की हैं कि वो काफी साल बाद अपनी फोटो को देखने के बाद भी खुश होती थी, तो ये हमारे को शो करता है कि उनका चाइल्डहुड काफी प्लीजेंट था यानी काफी अच्छा था, मस्ती से भरा हुआ था, हैप्पीनेस से भरा हुआ था। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। What moment does the photograph depict? जो फोटोग्राफ है हमारी वो क्या डिपिक्ट करती है। द फोटोग्राफ क्लिक बाय द अंकल ऑफ द पोएट्स मदर डिपिक्ट्स अ सी हॉलीडे बीइंग एंजॉय बाय द पोएट्स मदर एंड हर टू कजन्स डोली एंड बेटी। सो हमारे को ये बताना है इस क्वेश्चन में कि जो फोटोग्राफ में कौन सी मूवमेंट डिपिक्ट यानी शो हो रही है। सो जो फोटोग्राफ है उनके अंकल के थ्रू क्लिक करी गई थी, जो पोएट्स की मदर है उनके अंकल के थ्रू। ये बताता है कि वे अपना जो उनका सी हॉलीडे है वो अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। कौन कौन? पोएट की मदर और पोएट की मदर की जो दो कजन्स थी, कौन कौन? बेटी और डोरी। ठीक है, उनके द्वारा उनका सी हॉलीडे अच्छे से एंजॉय किया जा रहा है। दे आर फुल ऑफ स्माइल्स इन देयर बीच ड्रेसेस, नॉट वरिंग अबाउट देयर फ्लाइंग हेयर्स। वो अपने बीच हॉलीडे को काफी एंजॉय कर रही थी और उनके फेस पे काफी स्माइल थी और उनकी जो बीच ड्रेस थी उन्होंने वो पहनी हुई थी। दे आर फुल ऑफ स्माइल इन देयर बीच ड्रेस में वो काफी खुश थे। एंड नॉट वरिंग अबाउट देयर फ्लाइंग हेयर्स, जो आपने देखा होगा आपकी एनसीईआरटी में एक पिक्चर है उसमें तीन जो कर्ल बनी हुई है कह सकते हैं, बेटी, डोली और उनकी पोएट्स की मदर। सो वो अपने फ्लाइंग हेयर के बारे में वरिड नहीं थी, वह काफी खुश थी। सो फोटोग्राफ में ये दिखता है कि वो अपना बीच हॉलीडे, सी हॉलीडे अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं अपनी दो कजिन्स बेटी डोली और पोएट्स की मदर, और वो फुल ऑफ स्माइल है उनके फेस पे। उन्होंने अपनी बीच ड्रेसेस पहनी है और उनको ये इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि फोटो में उनके हेयर जो है फ्लाइंग कर रहे हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। वर थ्री कजिन्स कैमरा फ्रेंडली हु वाज टेकिंग देयर फोटोग्राफ। जो थ्री फ्रेंड्स थे पोएट्स की मदर, उनकी कजिन्स बेटी डोली
क्या वो कैमरा फ्रेंडली है, यानी कैमरा के आगे आने से वो शर्माती हैं या नहीं, या फिर वो कैमरा फ्रेंडली हैं, इजिली वो कैमरा के आगे आ जाती हैं। और वो वॉज टेकिंग देयर फोटोग्राफ, और उनकी फोटोग्राफ कौन ले रहा है। ठीक है, द 3 cousins appear to be camera friendly as they stood at the sea beach। जो 3 फ्रेंड्स है वो कैमरा फ्रेंडली है एज दे स्टूड एट द सी बीच, यानी वो सी बीच के पास खड़े थे विदाउट मूविंग व्हेन द अंकल टुक द फोटोग्राफ, बिल्कुल बिना हिले डुले जब अंकल उनकी फोटोग्राफ ले रहे थे। ठीक है, 5th क्वेश्चन है द पोएट्स मदर वुड लाफ लुकिंग एट द फोटोग्राफ वाइल। जो पोएट की मदर है जब वो जिंदा थी तब वो अपनी फोटोग्राफ को देखकर काफी खुश होती थी। ठीक है, वाई, इसमें हमारे को बताने की जो पोएट की मदर थी वो फोटो को देखकर काफी खुश क्यों थी। Answer is the poet mother was in middle age when she looked at the photograph and used to laugh, remembering those golden days of her childhood. So जो पोएट की मदर है जब वो अपनी फोटो को देखकर जो सी बीच पे क्लिक की गई थी उसको देखकर काफी खुश हो रही थी। वह अपनी मिडल एज में थी, जब उनकी फोटोग्राफ ली गई थी तब वो 12 years की थी, बट एट दैट टाइम जब वो अपनी पिक्चर को देखकर काफी खुश हो रही थी तो वो अपनी मिडल एज में थी when she looked at the photograph and used to laugh remembering those golden days of her childhood। और वो अपने चाइल्डहुड की जो गोल्डन डेज थे उनको याद कर कर काफी खुश हो रही थी कि उस समय कितने मतलब हम जो थे केयरलेस केयर फ्री थे कह सकते हैं। जब कि हम फोटो खिंचवा रहे हैं तो हमारे बाल इधर उधर उड़ रहे हैं, हम अतरंगी से हमने सी ड्रेस पहनी हुई है, सॉरी बीच ड्रेस पहनी हुई है, और हमारे को किसी भी चीज की चिंता नहीं है। तो वो अपनी चाइल्डहुड के उन गोल्डन डेज को रिमेम्बर करके खुश होती थी और एंजॉइंग अ सी हॉलीडे, और वो अपना सी हॉलीडे एंजॉय करती चाइल्डहुड में। शी वुड आल्सो लाफ्ड एट द बीच ड्रेसेस व्हिच लुक वियर्ड आफ्टर मैनी ईयर्स। तो अपनी जो फोटो में बीच ड्रेस थी उसको देखकर भी काफी खुश हो रही थी कि किस प्रकार से मतलब जो ड्रेसेस है वो वियर्ड लग रही है आफ्टर मैनी ईयर्स। ठीक है, 6th क्वेश्चन है व्हाट इंप्रेशन डू यू फॉर्म अबाउट द पोएट्स मदर। सो जो क्या इंप्रेशन पोएट की मदर का था वो बताना है। द पोएट्स मदर वाज वेरी प्रीटी एट द एज ऑफ 12। जब 12 years की थी उनकी मदर, जब उनकी फोटो ली गई थी तो वह काफी प्रीटी यानी खूबसूरत थी। शी एंजॉय द सी हॉलीडे, वह अपना सी हॉलीडे एंजॉय कर रही थी। दिस इज इंडिकेट बाय द हैप्पीनेस that she gets in middle age after looking at her childhood photo। so ये इंडिकेट करती है उनकी मिडिल एज में जो हैप्पीनेस है वो उस फोटो को देखकर काफी खुश हो रही है, उनकी जो चाइल्डहुड की फोटो है और उनकी सी की जो फोटो है सी हॉलीडे की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन द सी appears to have changed less in comparison to the 3 girls who enjoyed the sea holiday comment। so ये जो लाइन है ना सी appears to have changed less, ये आपकी पोएम में से लिया गया है। ये पूरी लाइन जो है या फिर ये पूरा जो कह सकते हैं कोट या सेंटेंस है ये आपकी पोएम में से लिया गया है कि सी appears to have changed less in comparison to the 3 girls who enjoyed the sea holiday comment। यानी इस लाइन का मतलब है कि सी जो है many years, काफी सालों बाद भी अगर हम उस सी को देखें तो वैसे का वैसा ही है एज कम्पेयर टू 3 गर्ल्स जो फोटो में अपना सी हॉलीडे एंजॉय कर रही हैं। आंसर देखते हैं। द पोएट कंपेयर्स द मोर्टल नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स विद द इंटरनल नेचर ऑफ द सी और नेचुरल ऑब्जेक्ट। सो जो पोएट है उन्होंने एक ह्यूमन बीइंग का मॉडल नेचर और जो एक्सटर्नल नेचर है सी का उनको नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के साथ कंपेयर किया है विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी समय के साथ। द पोएट्स मदर डाइड, समय के साथ रहते ही पोएट्स की मदर की तो डेथ हो गई, बट द वास्ट सी हैज रिमेन्ड एज इट वाज सिंस द फोटोग्राफ वाज टेकन। बट वास्ट सी यानी जो बड़ा सा समुद्र है वह अभी भी वैसा ही है जैसा कि वो कुछ सालों पहले फोटोग्राफ में था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई डज द पोएट फील नॉस्टैल्जिक। पोएट को नॉस्टैल्जिक क्यों फील हो रहा था, यानी उनको अपने पुरानी जो समय की बातें हैं, बीते हुए समय की बातें हैं वो याद आ रही थी, तब उन्हें कैसा फील हो रहा था। यहाँ पे हम आपको पोएम की फीलिंग के बारे में एक्सप्रेस करना है। The poet sees an old photograph of her mother in which she was standing on beach with her 2 cousins Dolly and Betty। So जो पोएट है वो ओल्ड फोटोग्राफ यानी उसी पुरानी फोटोग्राफ में देखते हैं अपनी मदर को जिसमें वह सी के पास खड़ी है, बीच के पास खड़ी है और अपना सी हॉलीडे एंजॉय कर रही हैं अपनी दोनों कजन्स बेटी और डोली के साथ। They were enjoying themselves, वो सब एक दूसरे के साथ मिलकर एंजॉय कर रहे हैं। The photograph captured her mother's sweet and smiling face। So उस टाइम की जो फोटो थी उस फोटो ने उनकी मदर का स्वीट और स्माइलिंग फेस कैप्चर किया। At that time she was around 12 years old। उस समय जो उनकी मदर थी वो 12 years old थी। ये क्वेश्चन आपसे MCQ में पूछा जा सकता है कि how many years old poet's mother when the photograph was taken। ठीक है, so the poet's mother was around 12 years old। The poet remembers how her mother
used to laugh whenever she looked at that old photograph. So poet को वो बात भी याद आ रही है कि जब poet की मदर बैठा हुआ करती थी और उनके सामने उनकी वो सी बीच वाली जो फोटो सी हॉलीडे वाली फोटो लगी हुई होती थी, उसको देखकर वह किस प्रकार से हंसती थी अपनी पुरानी फोटोज को देखकर और अपने चाइल्डहुड के जो उनके गोल्डन डेज थे उनको रिमेम्बर किया करती थी. बट time has passed and now the poet has been left only with the memories of her mother. So time जो है बीत चुका है, अब poet के पास उनकी मदर तो नहीं है, but उनके पास उनकी मदर्स की सिर्फ मेमोरीज हैं. Thus the feeling is nostalgic. जो ठीक है, so जो poet के लिए ये सब फीलिंग है ये नॉस्टैल्जिक है, यानी ये सब अब बातें उनके लिए पुरानी हो चुकी हैं. ये अब उनके लिए बातें जो है सिर्फ मेमोरीज में कन्वर्ट हो चुकी हैं, बिकॉज ना अब उनके पास उनकी मदर है और ना अब वो फोटो तो फिलहाल है उस जिसको देखकर उनकी मदर्स की जो मेमोरीज हैं वो अभी भी पोएट के पास हैं. उनकी मदर की डेथ हो चुकी है. सो ये जो सब फीलिंग्स है ये पोएट के लिए नॉस्टैल्जिक है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट से अबाउट हर मदर्स फेस. तो जो पोएट है उन्होंने अपनी मदर फेस के बारे में क्या कहा है ये बताना है. द पोएट्स रिमार्क दैट हर मदर हैड अ स्वीट फेस, स्माइलिंग एंड अ केयरिंग फॉर हर कजन्स हु वर यंगर टू हर. सो जो पोएट है वो कहते हैं कि उनकी मदर का एक स्वीट सा यानी अच्छा सा चेहरा था, वो हमेशा हंसती रहती थी और वो बहुत केयरिंग थी अपनी दोनों कजन्स बैठी और बेटी के बारे में जो यंगर थी उनसे, यानी उनसे छोटी थी. द पोएट आल्सो से दैट हर मदर यूज्ड टू एंजॉय द सी हॉलीडेज. उनकी मदर सी हॉलीडेज एंजॉय करती थी एंड वुड लाफ हार्टली लेटर और व्हेन शी सॉ द फोटोग्राफ. और उस फोटो के कई साल बाद अपनी फोटो को देखकर काफी खुश हुआ करती थी. ठीक है, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं. हाउ डज द पोएट रिएक्ट टू हर पास्ट? व्हाई हैज शी नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट हर मदर्स डेथ. ठीक है, जो पोएट है उन्होंने अपने पास्ट को यानी अपने बीते हुए कल को किस तरीके से रिएक्ट किया है उसको लेकर, और उन्होंने कुछ भी अपनी मदर की डेथ के बारे में पोएम में क्यों नहीं बताया. द पोएट रिमेम्बर्स विद द सैडनेस. द पोएट रिमेम्बर्स विद सैडनेस हर मदर्स डॉटर व्हिच शी कैन नॉट हियर एनी मोर. सो जो पोएट है यहाँ पर, जो पोएट है यहाँ पर वो अपनी मदर की उस लाफ्टर को याद कर रहे हैं जो वो हंसा करती थी अपनी फोटोग्राफ को देखकर. सो अब उनके पास उनकी मदर तो नहीं है पर उनको अपनी मदर की लाफ्टर याद आ रही है विच शी कैन नॉट हियर एनीमोर, जो अब वो नहीं सुन सकते. द पोएट इज फुल ऑफ सेंस ऑफ लॉस एंड डज नॉट मेंशन अबाउट हर मदर्स डेथ. जो पोएट है वो फुल ऑफ मतलब लॉस में है कि मैंने अपनी माँ को खो दिया है, उसी की याद में है और उन्होंने कुछ भी अपनी मदर की डेथ के बारे में मेंशन नहीं किया. एज इट मे ब्रिंग मोर ग्लूम टू हर एंड मेक हर स्पीचलेस. यानी कि अगर ऐसा वो करते तो उससे उनको कुछ ज्यादा ही दुख महसूस होता और उनको स्पीचलेस बना देता, यानी कुछ कहने के काबिल नहीं बनाता. ठीक है, तो इस तरीके से पोएट ने अपने पास्ट को बताया है, ये इस तरीके से उन्होंने अपनी पास्ट को रिएक्ट किया है और इसी वजह से उन्होंने अपनी मदर की डेथ के बारे में पोएम में कुछ भी मेंशन नहीं किया, क्योंकि वो उनकी लाइफ में कुछ ज्यादा ही दुख ले आता या फिर उन्हें स्पीचलेस बना देता. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डज द पोएट अपीयर टू बी ग्रीविंग. जो पोएट है क्या उन्हें ज्यादा दुख महसूस हो रहा था. द पोएट इज सेंट्रली फिल्ड विद अ सेंस ऑफ लॉस. जो पोएट थे वो फीलिंग ऑफ लॉस से कुछ ज्यादा ही भर गए थे, यानी अपनी माँ के खोने का दुख उनके अंदर कुछ ज्यादा ही था. हर मदर इज लॉन्ग डेथ एंड थ्रू द पोएम हर मदर इज लॉन्ग डेथ एंड थॉट द पोएम हैज एडजस्ट टू हर एब्सेंस. जो पोएम है वो उनकी एब्सेंस उनको महसूस कराती है. शी इज नॉट जस्ट एबल टू कंप्लीटली ओवरकम हर लॉस. जो पोएट है वो अपनी लॉस को अभी भी कंप्लीटली ओवरकम नहीं कर पा रही, यानी उससे आगे नहीं बढ़ पा रही है. शी रिमेम्बर हाउ इट यूज्ड टू बी व्हेन हर मदर वाज स्टिल विद हर. सो अभी भी उनको वो दिन याद आ रहे हैं जब उनकी मदर उनके साथ थी. द लास्ट लाइन इज इन एप्ट एप्लीकेशन ऑफ हर स्टेट ऑफ माइंड. द लॉस हैज फिल्ड हर लाइफ विद साइलेंस. जो लास्ट लाइन है वो उनके स्टेट ऑफ माइंड को बताती है. जो लॉस है उनकी मदर को खोने का वो उनकी लाइफ को फुल ऑफ ग्रीफ और साइलेंस से भर देती है. सो अभी भी मतलब पोएट जो है अपनी जो मदर को खोने का दुख है उसको ओवरकम नहीं कर पाएगी. ठीक है, 12th क्वेश्चन है कमेंट ऑन द टोन ऑफ द पोएम. ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में माना जाता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. सो आपको जो हमारी पोएम है अ फोटोग्राफ उसकी टोन के ऊपर कमेंट करना है. ठीक है, सो द टोन ऑफ द पोएम इज दैट ऑफ सैडनेस. जो हमारी पोएम की टोन है वो सैडनेस की है. Shirley Toulson looks at an old photograph of her mother and sadly reminded of her mother who is no more. So Shirley Toulson यानी जो हमारी पोएट हैं वो अपनी मदर की ओल्ड फोटोग्राफ को देखती हैं और काफी ज्यादा सैड हो जाती हैं, क्योंकि उनकी मदर अब जिंदा नहीं है. हर मदर हु इज नो मोर. शी मेंशन अबाउट डेथ ऑफ हर मदर इनडायरेक्टली
ओनली बट दिस फोटोग्राफ हैज मेड हर स्पीचलेस एंड साइलेंट। सो उन्होंने अपनी मदर के बारे में, जो मदर की डेथ थी, उनकी डेथ के बारे में डायरेक्टली तो कुछ एक्सप्रेस नहीं किया पोएम में, बट she mentioned about the death of mother indirectly only with this photograph who made her speechless and silent। So उन्होंने सिर्फ एक फोटोग्राफ के थ्रू अपनी मदर की डेथ के बारे में एक्सप्रेस किया है, जो फोटोग्राफ उनको स्पीचलेस और काफी ज्यादा साइलेंट बना देती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे 2 से 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो आपको ये वाला क्वेश्चन लगेगा अगर आप खुद पढ़ के देखें, बिकॉज जो आजकल आप देखते हो ना वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर को कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उन दोनों की स्टोरी थोड़ी थोड़ी सी मैच कर रही होती है, तो उससे रिलेटेड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपके 6 नंबर में या 5 नंबर में। ठीक है, देखते हैं। द पोएट हैज पेड अ ट्रिब्यूट टू हर मदर, similarly intenses can be in the portrait of a lady. This made you think that writing about a loved ones is much better than building their statues or drawing the portraits. Comment. So आपको ये बताया गया इस क्वेश्चन में कि पोएट ने किस प्रकार से अपनी मदर को ट्रिब्यूट पे किया है। सिमिलरली जैसे ही द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी में जो सन था, उसमें जो उनकी ग्रैंड मदर थी, उसको भी उनको खोने का कितना डर था कि जब वो सोच रहा था कि मैं 5 साल बाद वापस आऊंगा तो क्या पता मेरी दादी माँ जो है वो जिंदा हो भी या नहीं हो। तो इस प्रकार से कि किसी अपने को खोने का जो दुख या दर्द होता है वो हम ओवरकम नहीं कर सकते, बट फिर उसमें ये भी कहा गया है कि उनके स्टैचूज और उनकी ड्राइंग्स बनाना से ज्यादा अच्छा है कि हम उनके बारे में कुछ लिखें। तो ठीक है, इसी के बारे में आपको इलैबोरेट करना है। आंसर देखते हैं। मेनी राइटर्स हैव पेड ट्रिब्यूट्स टू देयर लव्ड वंस थ्रू ब्यूटीफुल राइटिंग। मैनी राइटर्स यानी बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं जो अपने लव वंस को, जिनको वो प्यार करते हैं, उनको वो काफी ज्यादा ट्रिब्यूट देते हैं। कैसे? थ्रू देयर ब्यूटीफुल राइटिंग। ठीक है, खुशवंत सिंह गिवन एन एडोरेबल डिस्क्रिप्शन अबाउट हिज ग्रैंडमदर थ्रू हिज स्टोरी। जो खुशवंत सिंह थे उन्होंने भी काफी अच्छा यानी एडोरेबल डिस्क्रिप्शन दिया है अपनी ग्रैंडमदर के बारे में थ्रू अपनी स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी से। शेली टुनसन रिमेम्बर्ड हर मदर थ्रू हर हार्ट टचिंग पोएम। जो शेली टुनसन है वो भी अपनी मदर को एक हार्ट टचिंग पोएम के थ्रू रिमेम्बर कर रही हैं। ठीक है, इन माई ओपिनियन राइटिंग अबाउट अ लव वंस इज मच बेटर देन बिल्डिंग देयर स्टैचूज और ड्राइंग देयर पोर्ट्रेट्स। मेरे ओपिनियन से अगर देखा जाए तो किसी अपने जिससे आप काफी ज्यादा प्यार करते हैं तो उनके बारे में लिखना काफी ज्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू कि आप उनके अच्छे से स्टैचूज बनवा रहे हैं या पोर्ट्रेट्स बनवा रहे हैं। One can never tell the true personality of a person just by looking at their sculptures or portraits। यानी कोई भी किसी के बारे में लिखे हुए स्क्रप्चर्स या फिर पोर्ट्रेट्स को देखकर उनके बारे में नहीं बता सकता कि उनकी पर्सनैलिटी कैसी थी या आप उनसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं। One can never know about the amazing time someone has spent with them। या कोई ये भी नहीं बता सकता कि आपने अपने लव वन के साथ कितना अच्छा टाइम स्पेंड किया है, जो आपके लिए बोलना काफी ज्यादा मुश्किल है। That magic can only be created by words। But अगर आप उनके स्टैचूज को देखें या उनके जो स्क्रिप्चर्स होते हैं ये सब बनवा दे, तो ये सब देखकर तो कोई नहीं बता सकता कि आप उनसे कितना ज्यादा प्यार करते थे या आपने उनके साथ कितना अच्छा समय बिताया है। पर दिस मैजिक कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय द वर्ड्स। लेकिन जो ये मैजिक है ये सिर्फ वर्ड्स के द्वारा ही क्रिएट किया जाता है। बिकॉज अगर आप अपनी बात को वर्ड्स के थ्रू लिख देते हैं ना, तो जो सामने वाला पर्सन उसको पढ़ता है तो वो उससे इजीली कनेक्ट कर पाता है उस फीलिंग। ठीक है, वर्ड्स टाइम द पैसेज ऑफ टाइम। जो वर्ड्स हैं वो समय रहते हमारे साथ रहते हैं, हम उन्हें पढ़ सकते हैं। वेयर द स्क्रिप्चर्स और पोर्ट्रेट्स में गेट डैमेज बाय इट। पर जो हमारे पोर्ट्रेट्स होते हैं, स्क्रिप्चर्स होते हैं या स्टैचूज बनवा देते हैं, वो समय के साथ रहते हुए डैमेज भी हो सकते हैं। Hence, words are the best way by which anyone can pay tribute to their loved ones. So words बहुत अच्छी चीज है, काफी बेस्ट वे है जिससे आप अपने loved ones को ट्रिब्यूट पे कर सकते हैं। So ठीक है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो इसमें अपने और मोर ओपिनियंस भी लिख सकते हैं, इसको थोड़ा और लॉन्ग भी कर सकते हैं अगर आपको ये आंसर शॉर्ट लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। It's silence, right? Shelley Tilson, the loss of her mother has silenced her. Do you think that this attitude of the poet is right attitude to live their life? Why or why not? So poem के end में जो शेली टुनसन उन्होंने लिखा है, it's silence and silence. So उनकी मदर को जो उन्होंने मतलब खोया, so उनकी मदर को खोने का लॉस तो वो ही जानते हैं ना कितना है, और कोई तो नहीं जानता। So हमारे को इसके उसमें अपना ओपिनियन देना है कि ये एटीट्यूड का पोएम को एंड करने का ठीक था, या उनको इस तरीके से अपनी लाइफ को जीने का एटीट्यूड ठीक है या नहीं। सही है तो कैसे, और सही नहीं है तो भी कैसे। ठीक है,
There is no doubt about that Shirley Tunson has given a very touching tribute to her mother by remembering through her verses. यानी कि शर्ली टुनसन ने काफी अच्छा ट्रिब्यूट दिया अपनी मदर को बाय रिमेम्बरिंग हर verses, यानी उनकी बातों को याद करके अपनी पोएम में काफी अच्छा ट्रिब्यूट दिया. It is apparent that she is very much nostalgic and is grieving at the loss of her mother. So ये अपेयर होता है उससे कि वो काफी ज्यादा नॉस्टैल्जिक हो गए थे और काफी ज्यादा ग्रीफ में जो है अपनी मदर के डूब चुके थे कि उनकी मदर अभी दुनिया में नहीं है. So she says that over the years she has adjusted to her mother absence. यानी over the year भी वो अपनी मदर की absence, यानी कितने भी ईयर बीत जाए तब भी अपनी मदर की absence को फील करेंगे. But circumstances have surely filled her with silence and deep void. But जो circumstances है वो उनको काफी ज्यादा ग्रीफ में ले जाते हैं, साइलेंस में ले जाते हैं और उनको स्पीचलेस कर देते हैं. वी कैन नॉट डिनाई दैट इट हर्ट्स वेरी मच टू लूज समवन. हम इस बात से मना नहीं करते कि किसी अपने को खोना हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस नहीं है. ये है, काफी ज्यादा है उनके लिए जिनका वो पर्सन उनके काफी करीब हो. ठीक है. बट द एटीट्यूड शोन बाय द पोएट द एंड इज नॉट राइट वे टू लिव योर लाइफ. बट एज हमारे ओपिनियन से देखें कि जो पोएट ने पोएम को एंड किया है वो राइट वे नहीं है अपनी जिंदगी को जीने का. लाइफ विल कीप गोइंग ऑन इफ वी स्टॉप टू लैमेंट और लूज. लाइफ नहीं रुक जाएगी अगर हम किसी के दुख या फिर किसी के दर्द को महसूस करना छोड़ देंगे. लाइफ जो है वो वैसे ही चलेगी. लाइफ इज गोइंग ऑन इवन द स्टॉप टू लैमेंट और लूसेस. ठीक है. सो लॉस इज यूनिवर्सल. इट इज द लॉ ऑफ नेचर. जो लॉस है अपनी जिंदगी में किसी चीज को खोने का वो यूनिवर्सल है. ठीक है. वो एक नेचर का पार्ट है कि जिससे आप कभी जिंदगी में मिलेंगी एक ना एक दिन आपको उसको कभी ना कभी खोना ही है. सो लॉस इज यूनिवर्सल. इट इज द लॉ ऑफ नेचर. ये नेचर का लॉ है. वी कैन नॉट लेट आवरसेल्फ गेट डिप्रेस्ड जस्ट बिकॉज दिस. सो हम अपने आप को इन सब चीजों को लेकर अगर डिप्रेस्ड ही रहेंगे, इट इज ऑल्सो एन अंडरस्टैंडेबल दैट वी विल ग्रीव. सो ये हमारे लिए इतना अंडरस्टैंड हो जाएगा कि हम उसको ग्रीव कर पाएंगे. हाउएवर ग्रीविंग टू द पॉइंट ऑफ हैम्परिंग द नॉर्मल फिक्शनिंग ऑफ आवर लाइफ इज नॉट एक्सेप्टेबल. सो जो हमारी लाइफ में अगर हम उसी चीज को लेकर बैठे रहेंगे और उसी चीज के पीछे रोते रहेंगे कि ये चीज हमारे से दूर क्यों हो गई, तो उससे हमारी लाइफ पे काफी ज्यादा असर पड़ेगा. सो एज कंपेयर करें कि उसी चीज को बैठकर लेकर बैठे रहें कि हमने इसको खो दिया उसको खो दिया. सो ये तो हमारे नेचर का एक लो है. बट हमारे को उन सब चीजों को धीरे धीरे भूलकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए और एक नई सोच के साथ अपनी जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए. सो बस इस हमारी पोएम के यही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे. होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. और आपको अगर बाकी चैप्टर्स की भी वीडियो चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताएं. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.